बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। ऑडियो लीक्स कमीशन इस मुल्क के अंदर बना और हमने देखा कि ऑडियो लीक्स कमीशन को थोड़ा सा मुतनाज़िया अदालत की जानिब से ही कहा गया, चूँकि ऑडियो लीक्स जो कमीशन था उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब से पूछे बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर ख़ुद से ही जो कमीशन है बना दिया गया। और उसके ऊपर फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने स्टे लिया और स्टे लेने के बाद उसको मज़ीद किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया गया। और आज की अगर पेशरफ देखी जाए तो ऑडियो लीक्स कमीशन केस के ऊपर हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब समेत जो 3 मेंबर्स हैं बेंच के, उन पर एतराज़ उठा दिया है और ये कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये तीनों हजरात अपने आप को बेंच से अलग कर लें और नया बेंच तश्कील दिया जाए। चूँकि शायद हुकूमती अरकान यही समझ रहे हैं कि ये तीनों जजेस इनके मुखालिफ हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तीनों जजेस हजरात जो भी फ़ैसला देते हैं या जो भी बात करते हैं वो शायद हुकूमत की फ़ेवर में नहीं आती है। इसलिए हुकूमत ने आज भी इस्तदा कर ली और एतराज़ उठा दिया इनके ऊपर। एतराज़ ये उठाया कि शायद इनमें से इन हजरात में से किसी की कोई फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी ऑडियो लीक्स केस के अंदर, और जब ख़ुद से अपने किसी के पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो या अपने कोई रिश्तेदारी कहीं पे आ जाए तो शायद उस जज को अपने आप को उस केस से अलग कर लेना चाहिए। इसकी मिसाल उन्होंने साथ कोर्ट भी की और बताया कि जब अरसलान इफ्तिखार साहब का केस था तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लिया था और मुख्तलिफ जजेस ने फिर जो है वो केस सुना था। लिहाजा हुकूमत, लेकिन बहरहाल चूँकि हम अगर अभी रिसेंट हिस्ट्री देखें तो उसमें महसूस होता है कि इन तमाम जजेस को बड़ा कंट्रोवर्शियल किया गया है PDM इत्तेहाद की जानिब से, और ये कहा गया कि ये सब जजेस जो है वो उनके मुखालिफ किसी बयानिए के ऊपर शायद फ़ैसला देते हैं, शायद उनकी फेवर की बात नहीं करते। हालांकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। कासिम सूरी साहब का केस देखें और उस केस की बात की जाए तो वहाँ पर यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। तब इनकी बड़ी तारीफ़ें करती थी मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, हुकूमती अरकान हों, कोई भी हों, तमाम लोग बड़ी तारीफ़ें करते थे इन जजेस हजरात की और कहते थे आइन की बालादस्ती और मुल्क की जीत हुई और आइन की जीत हुई है। लेकिन अब चूँकि अपने हक़ की, अपने फ़ायदे की बात नहीं आ रही, लिहाजा मुतनाज़ किया जा रहा है चीज़ों को। इसके साथ ही अगर देखें ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट, कहीं भी पीछे नहीं रहते किसी कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने में। लिहाजा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया कि दिफाई तनसीबात पर हमलों का ज़िम्मेदार सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। यानी कि ये नई पेशरफ्त, उन्होंने एक नई एडिशन इसमें कर दी। चूँकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमेशा से नज़र आया है कि उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को हर गलत बात के ऊपर रोकने की। उसके जवाब के अंदर आज हमारे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इज़ द रीज़न जो भी हमले हुए हैं दिफाई तनसीबात के ऊपर। बड़ी अजीब स्टेटमेंट थी। और साथ ही डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की भी एक स्टेटमेंट अगर मैं आपसे शेयर करूँ, उन्होंने कहा कि रूसी तेल पाकिस्तान में आ भी गया तो तेल सस्ता नहीं होगा। अगर तेल सस्ता नहीं होगा तो फिर रूसी तेल लेने का मकसद क्या है? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्यों, अगर रशियन ऑयल भी आ जाए जिसका इतना प्रोपोगेंडा इमरान खान साहब के दौर से होता आ रहा है, इतनी बातें होती आ रही हैं कि अगर रशिया से तेल इम्पोर्ट किया जाए तो शायद खातिर ख्वाह फ़र्क आ जाएगा ऑयल की प्राइसेस में। अगर वो फ़र्क नहीं आना तो फिर रशिया से तेल लेकर इतना टाइम, इतना कुछ करने के बाद भी सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं? और अगर थोड़ी सी बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो शहरियार अफरीदी साहब रिहा हुए और रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ़्तार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, इसलिए दोबारा गिरफ़्तार हो गए। आज़म सवाती साहब की मुतनाज़ा ट्वीट केस, आज़म सवाती साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, चूँकि बजट जो है वो नज़दीक है और इस टाइम पे हुकूमत ने बजट पेश करना है, बजट पेश करने के लिए आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब तशरीफ़ लाए और बहुत सी बातें की, बड़ी तारीफ़ें अपनी ही की खुद से उन्होंने कि जब मैं 2013 में था, जब मैं 2014, 15, 16 में था तो मैंने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में इस मुल्क की तारीफ़ें करते थे। आज उन्होंने फिर से ये कह दिया कि दोबारा वो वक्त आएगा जब बाहर से लोग आएंगे और आकर इस मुल्क की तारीफ़ करेंगे। ये कोई इकॉनमी को ठीक करना इज़ नॉट लाइक अ स्विच, इट्स नॉट एन ऑन ऑफ बटन कि आप बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन इक़्तिदार में आने से पहले तो कहते थे हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। क्यों इतने मुतनाज़िया बयान दे रहे हैं और क्या हकीकत है
इसहाक डार साहब के इन बयानात में, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एहसन साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है इसरारुल हक साहब, माहिर कानून है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इसरार साहब। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और ज़ाहिर है चूँकि बजट का दौर है, बजट का ज़माना है और इस टाइम पे बजट नज़दीक है, हुकूमत ने बजट पेश करना है और उसके लिए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF के MD से भी रब्ता किया। वज़ारत ख़ज़ाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हदायत कर दी। शायद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से IMF के साथ अगर ना मिला गया और ना चीज़ें की गई तो बजट देना मुश्किल होगा, लिहाजा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से और उन्होंने कहा है कि IMF के साथ, IMF को अपने साथ लूप मिले, उनकी हिदायत के मुताबिक, उनके मुताबिक जो है वो बजट जो है उनके साथ मिलकर तैयार किया जाए। डॉक्टर एहसन साहब, क्या बजट आ रहा है सर हमारा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चट्टा साहब देखें, इस दफ़ा जो भी बजट होगा बड़ा वो गैर रवायती नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ चल रही थी कि जी ज़र मुबादला का ज़खायर भी जो गुज़िश्ता 3-4 साल में थे वो $15 बिलियन से ऊपर रहे और वो उस वक़्त जो महसूलात की शरह थी वो भी ज़्यादा थी, टैक्स बेस थोड़ा बढ़ गया था, टैक्स जो है अहदाफ वो भी पूरे हो रहे थे। उसकी वजह से तरक्याती काम जो बजट में रखना होते हैं मुतालबात ज़र के मुकाबले में वो भी मौजूद थे। अब वो महसूलात के जो भी हैं वो भी अहदाफ से कम हासिल हुए हैं और इस दफ़ा वेरी अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो भी जो है ना आपको वो कम मिली है, वो भी उतने नहीं मिल सके जो जितने 2021 में आपको मिले थे, 2022 और 23 के माली साल में आपको भी नहीं मिले। इस तरह जो बरामदात थी जो 2021 और 22 के मुकाबले में थी वो 2022 और 23 के माली साल के लिए बरामदात भी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं। आपने इंपोर्ट को रोक लगाई हुई है चूँकि डॉलर आपके पास नहीं है। अब बजट जो है वो एक आखिरी हरबा इनके पास है, क्योंकि जुलाई के बाद हुकूमत का जो बका है वो मुश्किल है कि 5 साल पूरे हो चुके होंगे, ये आखिरी बजट पेश करना चाहते हैं, ये बजट पे जाहिर करना चाहते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट हो, इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आए। लेकिन चट्टा साहब, इट इज़ इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल, ये कभी मुमकिन नहीं है। आप ये देखें कि आपके कितने कंटेनर्स वहाँ पड़े हुए हैं जो खाम माल जिनके पास है, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसका सोयाबीन वगैरह, इस तरह और बहुत सर जी, इस तरह जो छोटे छोटे बटन आने किसी कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के, तो आपका हाफ शट डाउन हुआ पड़ा है। अब ये सारी सूरतें हमारी जो सारे बिजनेस लीडर जिस वक्त हर TV को इंटरव्यू दियो के कह रहे हैं कि जी हमारी जो इंडस्ट्री है वो हाफ कैपेसिटी पे चल रही है। आप मुझे ये बताएं कि बजट कैसे बेहतर आ सकता है। दूसरी बात और आखिरी बात, ये बजट के हवाले से IMF को इससे मैं ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ। IMF के जो प्रोग्राम है ये उसका आखिरी महीना है। अगर ये किस्त नहीं मिलती तो ये प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा। तो देखें क्या, हम अभी जनवरी से हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक डार साहब के, जी अब आ रहा है, अब मिल रही और तमाम तर इन्होंने जो 477 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, इन्होंने IMF के कहने पर बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, इन्होंने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ा दिए, इन्होंने IMF के कहने पर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, IMF के कहने पर गैस के नर्ख बढ़ गए, IMF के कहने पर महंगाई हो गई, IMF के कहने के ऊपर उन्होंने हर वो कदम उठाया जो उनका मुतालबा था। इसके बावजूद आज ये देख लें 30 मई तक 1 अरब 5 करोड़ डॉलर की जो किस्त मिलना थी IMF की तरफ से और जो स्टाफ लेवल एक मुआहदा होना था वो नहीं हो सका। अब हम ये अगर देखें कि जी बजट इसके तनाजर में आप 3 या 4 दिन में क्या गुल खिला लेंगे, दूसरा पूरे महीने की आप जितनी भी TV और अखबार की न्यूज़ निकाल के देख लें, हर जगह ये कन्फेस किया गया है कि हमारे पास जो है ना वो बजट की तैयारी का उस तरह वो प्रपोजल ही मौजूद नहीं था जिस तरह के हर साल हुआ करता है। तो दूसरी जानिब ये है कि हुकूमत को सारे लोग जितने भी हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और जितने भी एसोसिएशंस हैं, एप्टमा है, दीगर सब लोग वो ये कह रहे हैं खुदारा जब तक आप, बल्कि ये परसों जो बिजनेस रिकॉर्डर की एक लीड थी कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। यानी उस नामुमकिनात में डाल दिया गया उसको। और ये आपको बताऊं ये बिल्कुल फैक्ट है।
आपकी तवज्जो जिस काम पर होती है चट्टा साहब, वही काम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आपकी तवज्जो मुकदमात पर हो, आपकी तवज्जो FIR कटवाने पर हो, आपकी तवज्जो इस पे हो कि किस वक्त बंदे ने जेल से निकलना है और उसको दोबारा अरेस्ट करना है, आपकी तवज्जो महज इस बात पर हो कि किस किस को मिलाइन करके, जजेस को, पॉलिटिशियंस को मिलाइन करके ऑपोजिशन को दबाने के किस किस तरह हमने लोगों को उसमें शामिल करना है। आपकी तवज्जो सारी इस तरफ हो, आपके वुज़रा के बयानात सारी कैबिनेट इस तरफ लगी हुई हो, आप पेशाब सूंघने में लगे हुए हो, आप पेशाब की गलत रिपोर्टों की तर्जमानी करने में लगे हो, तो आप दूसरी तरफ वो आज खुद ये कोई फसल उग रही है इकोनॉमी की जो ठीक हो जाएगी। इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठ गया है। ये तो अब सिर्फ इतनी बात है कि ये अल्लाह ताला ही को इस मुल्क पे रहम कर दे। हर रोज़ एक हम आगे कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट, और मैं आपको बता दूँ डिफ़ॉल्ट, जो लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं हुआ? डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक वजह से नहीं हुआ है, वो है मार्केट साइज़। ठीक, जहाँ आबादी, ज़्यादा आबादी को बुरा समझा जाता है कई ममालिक में कि कई दुनिया में ये है कि जी शायद आबादी को कंट्रोल किया जाए, वही मैं समझता हूँ कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है कि हमारा मार्केट साइज इतना बड़ा है कि हम आपस में ही एक दूसरे से ट्रेड करके ज़िंदा रहने के काबिल हैं। हमारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, हमारी मार्केट्स में कोई ना कोई ग्राहक आ रहा है, हमारी पानी का बेचने का कारोबार चल रहा है, गोश्त बेचने का कारोबार चल रहा है, हमारे जो खाने पीने के अशिया हैं वो फ़रोख्त हो रही है, हमारे स्लाटर हाउसेज चल रहे हैं, स्किन बिक रही है उनकी। इस तरह मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स हैं, ईद उल फितर थी, अब उसके बाद ईद उल अज़हा है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट साइज़ की वजह से हमें डिफ़ॉल्ट से ये चीज़ें बचाए हुए हैं। वगैरह डिफ़ॉल्ट तो आप देखें कि जब किसी मुल्क की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो इतने कम हो जाएँ कि आप जो है ना LC खोलने के लिए डॉलर ना दे सके, तो इस डेट मीन्स कि यू आर डिफ़ॉल्ट तो अब हो गए ना इसको। और दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप हकीकत का अदराक नहीं करते, जब तक आप झूठ से इज्तनाब नहीं करते, उस वक्त तक आप गलती को दुरुस्त करने की तरफ भी नहीं आ सकते। अगर हम ये महसूस करेंगे इस जिम्मेदारी को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुआशी तौर पर इस मुल्क को कुचल डाला गया है, मुआशी एतबार से जो हमारा ग्राफ है वो हर इशारिया जो देखें वो नीचे आया है। GDP आप देख लें, आप FDI देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें, आप इंपोर्ट्स देख लें, आप सर्कुलर डेट देख लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, कोई भी आप इशारिया देख लें इकोनॉमी का, तो वो नीचे आया होगा। और जो ऊपर गया है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो जो बुरे इशारिये हैं वो ऊपर गए हैं आपके। तो जब ये 16 रुपए की वक़्त जो है वो बहुत कम चली, इस वक्त आपने भी पढ़ लिया होगा, अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ जाती है कि खित्ता में जो सबसे कम जिस रुपए की वक़्त है, बड़ा अफसोस है कि वो मेरा पाकिस्तानी रुपया है। और मेरा दिल जलता है कि जब हमें पता लगता है जी कि हमारे तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं सारे मिला जुला के भी 10 अरब डॉलर नहीं बन रहे, और जो भारत के जो हैं वो 580 अरब डॉलर पे चले गए। मुझे बताएं कि हम ये कहाँ खड़े हैं, हमारा मुकाबला किससे है, और हम खिता में तमाम तर पोटेंशियल में। आपको यहाँ चट्टा साहब एक बहुत अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के चीन के, बांग्लादेश के, भारत के लोग हैं, उसी तरह के पाकिस्तान के लोग हैं। जिस तरह की चीन की, भारत की, बांग्लादेश की ज़मीन, मिट्टी और मौसम और हालात हैं, उसी तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। फिर हमारा पीछे रह जाना उनसे तरक्की में, चीन हमारी तरक्की देखने आ रहा था, फिर हमारा उनसे पीछे रह जाना सिर्फ एक बात की गमाजी कर रहा है, नालायकी, नाहली और गैर जिम्मेदाराना रवश। हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमें जो इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए चट्टा साहब। आज सवाल ये नहीं है कि किसी जो कमीशन वाला केस क्या बना, आज सवाल ये नहीं है कि किसकी जमानत हुई, किसकी जमानत नहीं हुई। आज सवाल ये है कि कितने लोग, कितने करोड़ लोग पर डे खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, कितने करोड़ लोग हैं जो खाना खाए बगैर सोने पर मजबूर हो गए हैं, कितने करोड़ लोग हैं जिनसे इस साल में जिनसे रोजगार छिन गया है, कितने करोड़ लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों मालकान ने उनको बेरोजगार कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। कितने लोग थे जो अपना कहीं से काम चला रहे थे, उनका काम बंद हो गया है। तो देखने वाली चीजें तो ये हैं। और देखना ये है दूसरी जानिब कि अगर हम कोई महसूलात अगर इकट्ठा करना ही चाह रहे हैं, टैक्सेस जबरदस्ती या बगैर जबरदस्ती लगाए, तो क्या बताया जाए कि उसके बदले में शहरी को अमन अमान मिल रहा है? क्या उन टैक्सेस के बदले में शहरियों को हम तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल हैं? क्या उस इन टैक्सेस के बदले में शहरियों को इलाज मुआवजा की सहूलत देने के काबिल हैं? क्या इन टैक्सेस के बदले में हम शहरियों को तालीम, तरबियत, उनकी किसी सहूलत को सड़क बनाने के काबिल हैं? तो जवाब आता है कि नहीं।
आपने अपनी हिफाजत करनी है, अपने चौकीदार रखें, गार्ड रखें, पुलिस खुद ये मशवरा दे रही है। आपने अगर कोई आपको बीमारी लाग है तो आप प्राइवेट तौर पर अपना इलाज करवाएं। किसी भी तरह से हुकूमत जो है वो आप समझते हैं कि आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है। यहाँ पे इसहाकडार साहब की आज की आपने भी उनकी कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और उन्होंने ये कहा कि हाथ बंधे हुए हैं, इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं और अपने मुल्क को बेहतर करेंगे। यानी अब ये देखें, IMF का 9th रिव्यू 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग है। 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया। 9वां रिव्यू जब से इसहाकडार साहब द चैम्पियन ऑफ इकोनॉमी, जो खुद कहते हैं कि मैं चैम्पियन ऑफ इकोनॉमी हूँ, जबकि पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हालात कुछ और कहते हैं, हालात इसके बरखिलाफ हैं इस बात पे कि इसहाकडार साहब इज़ द चैम्पियन ऑफ इकोनॉमी। डार साहब ने ये कहा कि मैं आऊँगा, इस मुल्क की मईशत को कंट्रोल करूँगा, डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊँगा। आज डॉलर 300 से भी ऊपर चला गया है। यानी कि अगर ओपन मार्केट में देखें तो शायद 312, 314, 316 रुपये पे डॉलर मिल रहा है। और इस मुल्क के अंदर क्या हालात क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पर इकॉनमी हमारी किस कदर डैमेज कर दी गई है। और आज IMF की बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, सवाल एक आपसे ये है सर प्लीज़, कि अगर IMF का प्लान एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा? देखें, अगर IMF का ये जो प्रोग्राम है जिसकी 1 माह मुद्दत रह गई है, तो जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो पाकिस्तान इस प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। ठीक, जिस तरह दुनिया में कई ममालिक हुए हैं, उनके नहीं उनसे हो सका तो वो आउट हो गए ना IMF से। एक दफ़ा तो आप आउट होंगे ना, उसके बाद दोबारा तो फिर रेमेडीज तो मौजूद होती है। लेकिन इस प्रोग्राम से जो आपने किया हुआ है, आप जो भी उनकी शराइत थी, जो भी उनके साथ आपका एग्रीमेंट होना था, वो आपका नहीं बन सक, नहीं उनसे साइन हो पा रहा तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद। असल बात क्या है? असल बात यह है कि आपके तमाम तर दावों के बावजूद आपके पास इकोनॉमिक प्लान कोई भी नहीं था। ठीक, आपके पास डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का कोई मंसूबा नहीं था। अगर होता तो वो क्या उसको इतना छुपा कर, इस तरह ढांप कर रखने की जरूरत तो थी नहीं, वो तो सामने आ गया होता, मेरे भी और आपके भी सामने आ गया होता। ऐसा कोई मंसूबा इनके पास नहीं था। कोई ऐसा मंसूबा नहीं था कि जनाब ये महंगाई को कम कर सकते। कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जिससे कोई तरक्याती और तामीरी काम हो सकते। हाँ, एक मंसूबा था कि सारा इल्ज़ाम उठाकर तो पिछली हुकूमत पर हम डाल दे के जी उन्होंने किया था। सर अगर मैं इसी को से देखा जाए, जिस तरह मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब की एक मैंने स्टेटमेंट देखी जब इमरान खान साहब आए और अभी हुकूमत को 60 दिन गुजरे थे। उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर ये डॉलर 105 से 145 रुपये पर ले गए हैं। इसका मतलब यह कि शुरू के 60 दिन अगर इमरान खान साहब के दौर के अंदर डॉलर बढ़ा था तो फिर वो पिछली हुकूमत की नाकामी थी। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा क्लेम या ऐसी कोई बातें नहीं है। और ये क्यों हमेशा ऐसा बनता है कि हर आने वाली हुकूमत अपना मलबा पिछलों पे डालने की कोशिश करती है, जबकि आने से पहले क्लेम करते हैं कि हम ठीक करेंगे, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, तजर्बाकार टीम है हमारे पास और ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को ठीक करेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल ये तो बातें ही बातें रहेंगी यहाँ पर। और मैं अब आऊँगा हाफिज़ इसरारुल हक साहब की जानिब। हाफिज़ साहब माहिर कानून हैं, आप ये बताइए कि ऑडियो लीक्स कमीशन केस जो है हुकूमत ने इस्तदा कर दी है और ये कहा है कि 3 जजेस हजरात जो शायद इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, बात की जाए इजाज़ुल हसन साहब की और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, इन तीनों को कहा है कि आप कमीशन यानी अपने आप को बेंच से अलग कर लें। क्या डिमांड ठीक है उनकी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस तरह का कोई भी मुतालबा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस साहिबान को इस तरह से निगेट करते हुए किया जाए, मैं ये समझता हूँ ये कानून के मुनाफी है। और हम लोग इस तरह से एक बैड इमेज माशरे के अंदर दे रहे हैं। बदकिस्मती से हालात ये ऐसे आज पैदा नहीं हुए, गुज़श्ता हालात भी अगर देखे जाएं, हमेशा से जो भी हुकूमत आती है वो अपने पसंद के जज साहिबान को जो कि उनके हक़ के अंदर फैसला जात दे दें या उनके हक़ में नज़ायर जो और मसाले मौजूद हों तो वो ठीक है, उनको काबिल कबूल होते हैं। लेकिन ऐसे जजेस जो कि मेरिट के ऊपर फैसला करने वाले हों, किसी भी सियासी पार्टी के साथ उनकी किसी किस्म की कोई हमदर्दी ना हो, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते और सियासी पार्टियाँ भी पसंद नहीं करती। पहली बात तो ये है किस तरह की कदगन लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है कि लोग उधर से उठ के आपके पास आ जाते हैं और आपकी पार्टी से उठ के दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, इस तरह से आप फिर एक खेल खेलना चाहते हैं जिससे ये सिस्टम मजीद ख़राब हो गया। ये तो बिल्कुल मुतालबा उनका नाजायज़ है, इसके ऊपर किसी किस्म की अमल दरामदगी नहीं होनी चाहिए। मुतालबा नाजायज़ है, इस पर अमल किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन हुकूमत तो अब कह रही है और हुकूमत का शायद ये पॉइंट भी एक वैलिड है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब की सास का नाम आ रहा है और कुछ और जजेस के भी कुछ फैमिली के मेंबर्स के नाम आ रहे हैं, तो इनको कमीशन से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए है और एक नया बेंच तश्कील देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मिसाल दी गई है असलान इफ्तिखार साहब के केस की कि जब वो थे
तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने आप को बेंच से अलग किया था। आप क्या समझते हैं कि ये उनका मुतालबा ठीक है? जी, पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट जो अभी आपने कहा कि इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने खुद को बेंच से अलग किया, वो बात और है। अगर चीफ जस्टिस सिटिंग जो कि कमीशन का हिस्सा हूं, जो कि मेंबर हूं, वो समझें कि मेरी किसी पार्टी के साथ या मेरी जो फरीक है जो सामने मेरे मद्दे मुकाबल हैं उनमें से किसी पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन है, या मैं बाइसनेस शो कर सकता हूं, या हो सकता है या लोग मुझसे ये तवक्को कर सकते हैं, तो फिर उस सूरत में जिम्मेदारी आती है जज साहिबान के ऊपर कि वो जनाब उस कमीशन से या उस बेंच से अपने को अलग कर लें। ये तो जनरल रूल है। हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि उनके अजीज़ व अकारब में से, जज साहिबान के अजीज़ व अकारब में से या उनके चैम्बर्स में से जिन लोगों के केसेस लगते हैं वो अपने बेंच के अंदर लगवा देते हैं कि हमारे बेंच में ये नहीं लगेंगे। उनके नाम नोट करवा दी जाते हैं कि ये बेंच है, ये मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, ये मेरे जानने वाले लोग हैं, इनके केसेस मेरे पास नहीं आने चाहिए। ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन इस तरह से पाबंदी लगाना कि फलां जज साहब हमारा नहीं केस सुनेंगे, फलां जज साहब सुनेंगे हमारा, तो ये बिल्कुल मुनाफी है, कानून के मुनाफी है। कानून के मुनाफी है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर आज़म सवाती साहब का केस, जो एक मुतनाज़ ट्वीट केस था, आज़म सवाती साहब उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, क्या आज़म सवाती साहब को दोबारा अरेस्ट किया जाएगा? क्या होगा इस्रार उल हक साहब? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जब भी किसी पार्टी के या किसी बंदे के वारंट जारी हों, उसकी दो सूरतें होती हैं। या तो उस वारंट की अमल दरामदगी होगी, या अमल दरामदगी कैसी होगी कि उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि अदालत उस वारंट को मनसूख करती है। अगर अदालत उस वारंट को मनसूख कर देगी तो फिर जो है उसकी अमल दरामदगी नहीं होगी। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं कि शायद अदालत इसको मनसूख कर दे वारंट को, या उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो फिर तो आज़म सवाती साहब को अरेस्ट किया जाएगा। शहरियार आफरीदी साहब आज रिहा हुए थे और रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, यानी बहुत सी बातें ऐसे चल रही हैं कि जो तमाम पार्टी लीडर्स निकलते हैं और सीधा प्रेस क्लब का रुख करते हैं तो फिर वो आराम से बरी जमा हो जाते हैं। शहरियार आफरीदी साहब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इस्रार उल हक साहब, आप क्या समझते हैं, क्या आईन व कानून के मुताबिक अरेस्ट हो रहे हैं? नहीं, बिलाल साहब मैं पहली बात करता चलूँ, चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि असद उमर साहब को जब छोड़ा गया तो जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब आप जाएं और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अदरवाइज आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल, और ये बात ठीक है। ये जो आपने भी बात की है कि जनाब अली शहरियार आफरीदी साहब की बात, उनको दोबारा से नजरबंदी की लिए 15 दिन के लिए कह दिया। आज हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की कोर्ट के अंदर और अमजद रफीक साहब की कोर्ट में। अमजद रफीक साहब की कोर्ट के अंदर और इन दोनों की कोर्ट के अंदर जितने भी डीसी साहब थे मुतलका, जिन्होंने गिरफ्तारियां की हुई थी अपने इलाकों के अंदर, एमपीओ के तहत जिन्होंने नाफिज किया होता है, इमरजेंसी लगाई हुई थी, उन लोगों को बुलाया हुआ था। अब अमजद रफीक साहब ने कहा कि जनाब ये जो लोग आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, ये जो आप लोगों ने अपने अंदर अपने पास इलीगल कन्फाइनमेंट के अंदर इलीगल कस्टडी में रखे, आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वो जो नोटिफिकेशन हमने 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख को हमने जारी किए थे, वो नोटिफिकेशन हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए। अमजद रफीक साहब ने कहा कि इनको जितने दिन भी आप लोगों ने पर डे पर शख्स जो है आपने गिरफ्तार किया है 5000 के एतबार से आप लोग देंगे। एक बात तो ये होगी जी, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था, इलीगली कन्फाइन किया था और उसकी बाबत उन्होंने नोटिफिकेशंस को विड्रॉ कर लिया। तो ये पैसे कौन देगा? ये डीसी साहब देंगे। और इससे भी अगली बात बताता हूं, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की कोर्ट के अंदर थे तो फिर उसमें उन्होंने कहा, ओपनली कहा, उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ जाके आप लोग हरजाने के दावे दायर करें, हरजाने के केस फाइल करें। इन एक दो को अगर हरजाने हो गए तो दोबारा से इनके कान खड़े हो जाएंगे और ऐसा कभी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत है। पहली बात तो ये है कि इनको ऐसे कौन सा ऐसा अमर माने था कि ये जो है, यह कौन सा ऐसा अमर लायक था कि इन्होंने जनाब इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना थे। पहली बात तो ये है कि स्टेट मशीनरी, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान की जो मशीनरी है वो डिफेंस के एतबार से हो या प्रोटेक्शन के एतबार से मजबूत है और अपना एक वजूद रखती है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी जरूरत जो है ना वो दरपेश थी कि जनाब इमीडिएटली नोटिफिकेशन जारी कर दी और लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद इलीगली कन्फाइन कर दिया। मैं ये समझता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, और डिस्पाइट दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके भी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें जो इनविजिड है उसको भी इन्होंने वायलेट किया। और उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा फैसला है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है अपनी वो जोर आजमाई करती है और जिसको चाहती है वो गिरफ्तार कर लेती है। साबका हुकूमतों को देख दिया जाए, मौजूदा हुकूमत को देख दिया जाए, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर लाया अमल होना चाहिए। जिस तरह से मौजूदा दिनों के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट्स कर दी। अभी नई लेजिस्लेशन आ गई है 184 जो है, जो अपना उसकी जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, उसकी बाबत इन्होंने लेजिस्लेशन कर दिया। तो क्या इसकी बाबत लेजिस्लेशन करने में कौन सा ऐसा मरमाने है कि ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकते? मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ देखते हैं कि हमारे मफादात कहां पर मुकद्दम है और कहां से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हो सकते हैं, उसकी बाबत ये कानून साजी कर लेते हैं। बाकियों को छोड़ दिया हुआ, अवाम को उनके रहम करम पे छोड़ दिया हुआ।
और जिस तरह से ये लाचारी है अवाम के लिए और अवाम के लिए मसाइल जो क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो वक्त की हुकूमत है से चाहिए कि वो अकल के नाखन ले। अगर कानून साजी करनी है तो फिर तमाम अवाम को देखें, हम लोग जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे के सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं। अब इक्वल कैसे हैं? उनके लिए तो कोई राइट्स नहीं है, उनके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं है, और इनके लिए जनाब लिए दिन रात बैठे हैं कानून साजी करने के। मैं ये समझता हूँ ये कानून के मुनाफी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मिथ है जिससे हम लोगों ने एवरी सिटीजन को, हर पाकिस्तानी रियासत के जो बंदा है, बाशिंदा है, उसको हमने हकूक देने हैं, उनके ये बिल्कुल खिलाफ, और ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की अगर हम बात करें तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी एक साइन करके वापस भेज दिया और बिल पास हो गया है। और उस बिल के बाद कहा जा रहा था कि शायद अब रिलीफ मिलेगा तमाम उन केसेस के ऊपर। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे ही आरिफ अलवी साहब ने साइन करके भेजा सर? नहीं, मैं पहली बात करता चलूँ, अभी जो अमेंडमेंट्स आई थी वो इसकी बाबत एक बुनियादी है 184, जिसमें पहली बात तो मैं ये करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह के इख्तियारात हैं। एक इख्तियार है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, एक इख्तियार है उसके पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन का, और एक तीसरा उसके पास इख्तियार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 184(3) की हम बात करें कि जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो सो मोटो लेते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर जो है उस मुकदमे को खुद इंटेक करती थी और उसके ऊपर फिर फैसला कर देती थी। अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें किया क्या है? उसमें इन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट जो कि एक जस्टिस साहब जब भी देखते थे वो 184(3) के तहत कार्रवाई करते थे, सो मोटो ले लेते। अब उन्होंने उनकी जो इख्तियारात हैं उसको थोड़ा सा लिमिटाइज किया, कम किया, कहा उसकी बाबत एक कमेटी बन जाएगी, वो 3 लोग होंगे, एक जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जो है वो जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वो तीनों लोग बैठेंगे। जब भी कोई पब्लिक तीनों बैठेंगे जी। अब इसमें भी एक और चीज है, अब उसमें कहा आगे उन्होंने कह दिया कि जनाब जरूरी नहीं है कि ये तीनों लोग खुद नहीं सुन सकते, खुद भी सुन सकते हैं, आगे भी किसी बंदे को मुकर्रर 3 लोगों को मुकर्रर किया जा सकता है, या आगे से 2 कर लें, खुद भी बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये जो कमेटी बनेगी ये 3 लोगों की होगी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोगों ने इसके ऊपर सो मोटो लेना है कि नहीं लेना। एक सबसे अहम बात बिलाल चट्टा साहब मैं अर्ज करता चलूं, इसके अंदर क्या किया है? उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो कोई भी ऑर्डर पास कर देती थी 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स जहां पर इन्वॉल्व होते थे, अगर उस सूरत के अंदर वो सो मोटो लेती है कोई थी और कोई ऑर्डर पास कर देती थी या कोई जजमेंट दे देती थी, फिर अब क्या होता था कि उसके खिलाफ जो रिव्यू के इख्तियारात हैं 188 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, वो था उनके पास मौजूद। लेकिन बात ये थी कि वो सिर्फ वही बेंच करता था, जो बेंच उसको पहले डिसाइड करता था, वही बेंच जो है उसको दोबारा से इनटेक करता था रिव्यू के अंदर। अगर वो समझता था कि इसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या उसमें समझता था कोई ऐसा अपना लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है, तो उसको दोबारा से डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी है उसमें उन्होंने कहा कि जहां पर भी किसी बंदे का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्वॉल्व हो और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर 184(3) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है, तो जो पार्टी अग्रीव्ड है वो 60 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ अपील कर सकती है। एक मैं और अर्ज करता चलूं, अब इसमें भी 2 सूरतें बनाई हैं। कानून की बात करें तो अमल दरामदगी के एतबार से कानून के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जब भी कोई कानून बने और उसका अमल जो है कानून साजी के बाद जितने भी फैसले होंगे उनके ऊपर होगा, तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कानून बनने से पहले जो फैसला जात हो चुके हैं, बनने वाले कानून की अमल दरामदगी अगर उसके ऊपर करवानी है, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जो अभी अमेंडमेंट हुई है, जो अभी लेजिस्लेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है इसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि पिछले अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, कोई जजमेंट पास कर दी है, तो वो भी 60 दिन के अंदर अंदर जो है उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। जब से ये लॉ जो है ये कानून इन्फोर्स होगा उससे 60 दिन के अंदर। 60 दिन की जो लिमिटेशन आ गई उसके बाद मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब को अपील का राइट तो नहीं? जी बिल्कुल, जी मिलेगा उसकी वजह जी मिलेगा। अब मैं बताता चलूं 60 दिन तो उनके केस को कब? नहीं मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो इनको मिलेगा वो मिलेगा 60 दिन इस कानून के पास होने से लेके, मतलब ये है कि पहले राइट नहीं था, पहले फैसले जितने भी केसेस हैं उन सब की अपील इन 60 दिनों के अंदर हो जाएगी। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्वॉल्व था, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए उस पर कोई फैसला
किया तो उसके खिलाफ जो ना ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, डॉक्टर एहसन महमूद साहब, नवाज शरीफ साहब भी नाअहली ख़त्म होगी, वापस आएंगे, और जहांगीर तरीन साहब पहले से एक्टिव हो चुके हैं और आज उनकी अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है राजा रियाज साहब पर कि तमाम मुनहरिफ अरकान को मनाएं। साथ ही ये भी कह दिया कि 100 से ज़्यादा MPAs हैं मेरे पास और उनको भी साथ लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं सबको कि मैं एक बड़ी टीम के साथ अपने आप को लॉन्च करने लगा हूँ। जहांगीर तरीन साहब कैसे देख रहे हैं आपसे डॉक्टर साहब? देखिए सर, मैं एक तो ये हाफिज साहब जो बात कर रहे थे, छोटा सा एक नुक्ता मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उस हवाले से। हकूक़ की बात हुई, इंसानी हकूक़ की। दुनिया में जितने भी ममालिक ने चट्टा साहब तरक्की की है, वो तरक्की महज टेक्नोलॉजी और रोड्स बनाने, बिल्डिंग्स बनाने का नाम नहीं है। वो तरक्की बिल ऑफ राइट्स की वजह से हुई है। असल तरक्की ये मादी तरक्की नहीं है जो इंसान ने आज ये 10,000 साल से लेकर आप हिस्ट्री ले लें अब तक, आज की 2023 तक की, तो ये मादी तरक्की असल तरक्की नहीं है। असल तरक्की इंसान की आज़ादियों, उसके हुकूक की, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ज़ात को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवानीन और जो असूल व ज़वाबित जिन माशरों ने बनाए हैं, उन लोगों ने वो मादी तरक्की उसके बलबूते ऊपर की है। अच्छा, हमारे यहाँ चट्टा साहब जो मैं ये कहना चाह रहा था, इसके बिल्कुल उलट है। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की को खिलाफ वर्जी कर सके, जितनी को ज़्यादा बदतमीज़ी कर सके, जितनी कोई बंदा झूठी FIR दर्ज करवा सके, जितने को बंदा गलत मुकदमे दर्ज करवा सके, जितने कोई नैब FI और एंटी करप्शन को सियासी मकासद के हसूल के लिए, लोगों को फंसाने के लिए या अपने मतलब के लिए या मुखालफिन को दबाने के लिए FIA के ज़रिए, नैब के ज़रिए, एंटी करप्शन के ज़रिए केसेस बना सके, वो सबसे बड़ा है जी। वो सबसे शानदार है, वो सबसे ताकतवर है और वो सबसे ज़्यादा हुकूमत अच्छी चला सकता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल उलट तस्वर है, जबकि दुनिया में इसके बिल्कुल उलट तस्वर है। दुनिया ने तरक्की इसलिए की है कि कोई भी इदारा आपको तमाम तर अपने कानूनी ताकत और इख्तियारात के बावजूद आपके साथ ज्यादती ना कर सके, आपको गलत तौर पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सकें, आपको अगर बेगुनाह हैं या गुनाहगार भी हैं तो एक खामखा की कोई ऐसी हैसल के जो कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता उसमें से गुजरना ना पड़े। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि गुज़िश्ता मैं 7 से 8 माह में देख रहा हूँ कि जो भी कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जो भी कोई मुकदमात का जबर हो सकता है, 150 मुकदमात तो खाली इमरान खान पर ही दर्ज हो गए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ कर गुजरा, ये 7-8 माह लगा लें, इसमें कर गुजरा गया है। अब ये बात, ये देखने वाली ये बात है कि जो अभी आपने, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जो आपने राजा रियाज साहब का फरमाया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये वही राजा रियाज हैं जो ये कह रहे थे मैं पहचानते भी नहीं जी। तो अब उन्हें पहचान, मेरा ख्याल है उनको अभी भी अगर पहचानते का समझ नहीं आई तो अब ये ऐसा एक मौका है कि फिर आपको बताइए कि उसके बाद पब्लिक जो लंदन की सड़कों पे हो रहा है, उधर हो रहा है, वो इनके साथ को बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ भी दे दिया गया है। मेरा ख्याल है उनको नवाजने की बात की जा रही है कि जहांगीर तरीन साहब ने राजा रियाज साहब को पिक किया और उन्होंने कहा है कि आप तमाम मुनहरिफ अरकान को लीड करेंगे, चूँकि अपोजिशन लीडर भी हैं इस टाइम पे वो असेंबली के अंदर, और अपोजिशन लीडर होते हुए जो किरदार वो वहाँ पर अदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है PDM तो बहुत खुश है उनसे और बड़ी वो राजी हैं कि अल्लाह करे ऐसे ही अपोजिशन लीडर हमेशा हर हुकूमत को मिले, तो शायद हुकूमत की वहाँ पे जो है वो हर तरह से आसानियाँ ही होंगी। चट्टा साहब, ये 90 की दहाई नहीं है, खुदा के लिए आप देखें कि आज एक बच्चा जो है उसके पास एक गैजेट है और वो क्या सोच रहे हैं, ट्वीट क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट आ रही है, व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, अब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई नहीं रह गई। छोटे से छोटा बच्चा लेके एक नौजवान तक जो है ना, ये 7.5-8 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ तो सिम्स हैं हमारे पास जो लगे हुए हैं, उनमें कम से कम 7-8 करोड़ लोग हैं जो बड़े बाशऊर हैं, जो अच्छे और बुरे की जो है ना वो तफरीक उसको रखते हैं। अब ये वाली बात, आप ये स्टोरी जो बना रहे हैं ना जी, अब ये किंग्स पार्टी वाला फार्मूला और मियाँ साहब के वापस आने के बाद नाहली को, ठीक है आप करवा लें उनसे, जैसे आपने ये गलत मुकदमा 150 दर्ज करवा लें, एक ये गलत काम और करवा लें कि सजा को वापस बहाल करवा के, माफी करवा के, तलाफी करा के, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला एक माहौल बना के ले आए मैदान में, किसने कहा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ असल मसला, देखिए इस मुल्क का मसला जो 9 मई से पहले था क्या, 9 मई के बाद तो हमने बहुत सारी चादरें डाल डोल के उसको छुपा दिया ना, वो मसला था क्या, ये वो मसला था इलेक्शन। चट्टा साहब,
आप भी यहाँ हैं, आज टाइम नोट कर लें, ये प्रोग्राम नहीं आ रहे शायद। प्रोग्राम नोट कर लें चट्टा साहब, ये वाला प्रोग्राम नोट कर लें, ये क्लिप नोट कर लें, ये क्लिप रिकॉर्ड कर लें जी। अभी भी आप सारा कुछ कर लें, तोड़ लें, मोड़ लें, ले आए, किसी को बिठा दें, जहांगीर तरीन को इस्तेमाल कर लें, चौई शुजात को इस्तेमाल कर लें, किसी को भी इस्तेमाल कर लें, राजा रियाज को भी डाल दें इस किश्ती के अंदर, फिर भी मैं आपको ये साफ बता रहा हूं कि आप इंतखाबात कराएं तो इंतखाबात का वो नतीजा, तमाम तर रिपोर्ट्स और कुव्वतें बता रही हैं ये कि नतीजा वो नहीं मिल सकता जो ये लेना चाह रहे हैं। तो फिर तो इंतखाबात नहीं होंगे। तो इंतखाबात तो इंतखाबात ही तो 9 मई से पहले मसला था, जिसको उस मसले को छुपाने के लिए, कैमोफ्लॉज करने के लिए, उसके ऊपर को पर्दा डालने के लिए 9 मई का एक रचाया गया दिन, एक मैं तो ये समझता हूँ एक रचा रचाया दिन है। आप 9 मई में से मैं कहता हूँ जी कि सब मजम्मत करते हैं, वही लव पाक आर्मी, मेरा भाई पाक आर्मी में है, हमारी फैमिलीज हैं पाक आर्मी में, लेकिन आप ये देखें कि आप 9 मई में से सिर्फ वो गिरफ्तारी वाला सीन निकाल दे तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब नाइंसाफी होगी, जब ज्यादती होगी, देखें एक वक्त था कि लोग ये सारी नाइंसाफियां, ज्यादतियां बर्दाश्त करना चाहते थे, और यहां मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, 10 बस्ता गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों का ख्याल ये है कि मुकदमात पर मुकदमे दर्ज करके, लोगों को मार पीट के, डरा के, उनकी खवातीन की बेइज्जती करके, उनकी फैमिलीज की इंसल्ट करके, उनके दीवारों पर, उनके घरों के बाहर गेट्स के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां मारकर वो ये करेंगे कि लोगों को डरा कर उन पर हुकूमत कर सकेंगे, उनके दिलों को जीत सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हुकूमत में शायद कुछ देर चाहते या ना चाहते हुए रह जाएं, लेकिन वो लोगों के दिल नहीं जीत सकते। लोगों के दिल नहीं, ये दिल, लोगों के दिल जीतने वाला फार्मूला नहीं। हरकतें हैं, और जाहिर है इस टाइम पे इतनी बाशऊर अवाम के साथ ये सब कुछ करना, जहाँ हर शख्स जानता है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत बड़ी बैड जो है ना वो स्टेप्स ले रही है सारे, और इसका इम्पैक्ट भी हुकूमत पे ही आएगा, अवाम पे आएगा। जब वोट देने की बारी आएगी तो लोग बताएंगे उन्होंने किसको वोट देना और किसको नहीं देना। लेकिन साथ ही अब यहाँ पर देखें तो जिस तरह से जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और जब भी आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आते हैं कुछ करने ही आते हैं, बिला वजह तो लाहौर आते नहीं हैं। अगर वो लाहौर आए हैं तो देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर मईशत ठीक करने की बात हमेशा से चल रही है, और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि डार साहब अब ये भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, डॉलर कंट्रोल में आ नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हम दिन रात कोशा हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं सागदार साहब, ये तो सबको पता ही है, क्या ये डॉलर के प्राइस नीचे आ सकती है या ये फिर मजीद इन्फ्लेट होगी यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो जो अगर देखें जैसे कि किस्त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही IMF की, तो ये लगेगा कि ये डॉलर जो है ना वो तो काबू नहीं आने वाला, डॉलर काबू आने वाला। और दूसरी बात एक ये है, मैं आपको ये बड़ी आजी से अर्ज कर देता हूँ जी कि अगर इस हुकूमत के पास जो भी इनके दावे थे, अगर वो सुबह बड़ी जो अर्ली उठने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े तेज़ हैं, इनके पास एहसन इकबाल जैसे और इन जैसे इसाक डार साहब जैसे भी बहुत सारे हीरे इनके पास मौजूद हैं, तो फिर आखिर क्या कमी रह गई है कि ये 12, 13, 14 माह वो गुजर गए, 3 माह ये गुजर और गए, IMF आज तक नहीं मान और रहा। उसके बावजूद जो है वो ये जो है ना कोई भी कहते हैं हर शर्त मान लिया IMF की, कोई ऐसी शर्त नहीं रहेगी जो हमने ना मानी हो। एक सिंगल रिलीफ नाम की कोई चीज बता दें कि जो लोगों को दे सके हों। आज आके एक ये बचता था, ये मैं आपको करता हूँ ना, इन लोगों को, आम आदमी को पता नहीं चलता इसका। आज आके हमारे पास ये बचता था कि हम अपनी दुकानें खोलकर, हम अपनी रेस्टोरेंट्स खोलकर, तो हम अपनी सेल्स बढ़ा लें और अपना जो है वो ट्रेड जो हमारा मार्केट साइज है इससे फायदा उठा लें। उसको उन्होंने कहा 8 बजे बंद करेंगे, फिर उन्होंने 10 बजे कहा बंद करेंगे। अब सुना है कि आज एक ऑर्डर हुआ है, अभी मुझे मेरे ऑर्डर पड़ा नहीं, वो उसमें था कि जी 11 बजे हो जाएगा रेस्टोरेंट और फ्राइडे सैटरडे संडे को 12 o'clock तक होगा। अब देखें कि यहाँ मुझे बताएं कि ये कहते हैं जी हमने बिजली बचानी है। मैं कहता हूँ जी कि ये बिजली जो है ना, ये वाली जो बिजली की लाइन है, मैं इसका कंज्यूमर नहीं हूं, मैं इसका मालिक हूं, मुझे ये 2 रुपए की पड़ रही है। जब मैं कंज्यूमर को 3 रुपए की दे रहा हूं, मुझे 1 रुपया बच रहा है। बिल्कुल ठीक। जब मुझे 1 रुपया बच रहा है, जितने लोग भी यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनसे यूटिलिटी बिल्स लें, आप ले रहे हैं सर, ठीक है। नहीं, लेकिन चट्टा साहब इन्हें मसला असल क्या है? मसला असल सुन ले क्या है? मसला असल ये है कि पाकिस्तान में किसी एक शख्स को भी नहीं पता, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू से, एक बंदे को भी पाकिस्तान में नहीं पता कि बिजली के यूनिट की कीमत कितनी है। किसी को वो यूनिट 45 का मिल रहा है, किसी को 42 का, किसी को 4000 का, किसी को 2000 का, किसी को 3000 का, किसी को कितने का मिल रहा है। और दूसरा,
कोई बंदा पाकिस्तान में ये बता दे, कोई माहिर, कोई इंजीनियर, कोई लेस्को का, कोई वापडा का बंदा, कि एक यूनिट बिजली में इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये भी किसी को नहीं पता कि एक यूनिट में 1 मिनट के लिए कितनी लाइट्स जल सकती हैं, या एक यूनिट में कितने फ्रिज या टीवी या एसी, एयर कंडीशनर या इस्त्री या पंखा या बिजली क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये किसी बंदे को कुछ पता नहीं है। सर लेकिन मीटर तो डिफाइन कर रहा होता है ना, जो मीटर लगा होता है। देखिए मीटर क्या डिफाइन कर रहा है, मीटर ये डिफाइन कर रहा है कि अगर 100 यूनिट आ गए तो इतना, 200 आ गए तो इतना, 300 आ गए, वो यूनिट्स काउंट कर रहा होता है। रेट तो कोई ना, वो काउंट कर रहा है, रेट तो कोई ना हुआ ना जी। वो 300 यूनिट वाला इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो 6000 बिल आ रहा है, वो 301 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बिल 16000 रुपये है। तो यूनिट कितने का पड़ गया ये? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये किसी को कुछ पता नहीं है। और दूसरा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं कि अगर रशियन तेल आ भी गया तो भी फर्क कोई नहीं पड़ेगा तेल की प्राइस को। जी तो क्या ये ऑयल से प्रोपेगेंडा था रशियन ऑयल लेना? सर एक मैं पहले बिजली की बात मुकम्मल कर रहा हूं। 1,81,000 लोगों का डाटा आया जिनको बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिनको फ्री दी जा रही है। जी बिल्कुल, 1,81,000 सरकारी लोग हैं, या कह लें कि नीम सरकारी हैं, कह लें जो भी है, उनको बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। उसके बाद 4 लाख लोग हैं कि जिनको बिजली सब्सिडी में दी जा रही है, माले मुफ्त। आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये जब आप ये हरकतें करेंगे और जब आप ये करेंगे कि आप IPPs के साथ ऐसे मुआहदे करेंगे कि जो हमारी आने वाली अगली नस्लों की रगों से भी खून कशीद करके ले जाए कि वो बिजली पैदा करें या ना करें, उनकी बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, उन्हें यूनिट के पैसे हम देने पे मजबूर हैं, तो फिर उस मुल्क के साथ सर्कुलर डेट बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। और दूसरी मैं रूस की आपको अर्ज कर देता हूं। देखें, मैं कहता हूं जी रूस तो बहुत दूर की बात है मुसद्दिक मलिक साहब, और ये ईरान पड़ा हुआ है आपके बॉर्डर के ऊपर। सर लाखों लीटर तेल आप क्यों नहीं वहां से लीगली तेल लेना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं बताते अमेरिका को? अमेरिका को बताएं कि जनाबे वाली सरकार, हमारा ये 23 करोड़ लोग हैं, ये भूख से मर रहे हैं, ये तबाह हो रहा है ये मुल्क, यहाँ लोग खतरे गुर्बत के नीचे चले गए हैं 2.5 करोड़ लोग। आप उन्हें अमेरिका साहब बहादुर को बताएं। सर साहब बहादुर को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं तो उन्हें बताएं ना कि हमें ये देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है ये जो गैस पाइपलाइन है जो आपने मुआहदा किया था, जरदारी साहब जो तशरीफ ला रहे हैं लाहौर, उसका फाइन होने वाला है, उनका फाइन अब होने वाला है, ये किसको नहीं पता? अब तो ये हर बच्चे को पता। तो क्या किया है वो? अपनी गैस पाइप लाइन ले आए, हम वो लाइन लेके नहीं आए। क्यों? हमें गैस नहीं चाहिए, हमें तो मिल रही है लोड शेडिंग में, गर्मियों में नहीं मिल रही सर, और लोड शेडिंग के बावजूद भी गैस मिल रही। प्रेशर ही कभी नहीं हुआ कि गर्मियों में ही गैस ना मिले, प्रेशर ही नहीं है अगर आ भी जाए तो जी। तो आप अगर देखें जब हमारी सूरत-ए-हाल ये है तो वो एक हमसाया मुल्क आपको कह रहा है कि हमसे गैस ले लें, पेट्रोल हमसे ले लें, पेट्रोलियम मसनूआत की और 36 आइटम्स है जो हम ले सकते हैं, बिचुमन है और बहुत सारी मोम है और बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं जो बाई प्रोडक्ट्स हम उसके खरीद सकते हैं, और बदले में हमसे बार्टर ट्रेड भी कर सकते हैं जी। बकरा, बछड़े का गोश्त, चावल, आम, फ्रूट्स, ऑलरेडी दे सकते, उसको लीगलाइज कर लेना। उसके बाद आ गया आप रशिया का। रशिया जो है उसने पूरे यूरोप को तवानाई के हवाले से एक टफ टाइम अब दिया है। ठीक देना उन्होंने चाहे यूरोप ने रशिया को, लेकिन उन्होंने उनको टफ टाइम दिया और उन्होंने मजबूर किया अपनी करेंसी के ऊपर, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे, अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर एग्री किया है पूरे यूरोप को। बिल्कुल किया है। अब हमारे आपने जो भी हम कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी जिसके पास भी अख्तियारात हैं, उस अख्तियारात की कुंडी जो है ना वो अमेरिका से हिलाई जाती है, और अमेरिकन मफादात और अमेरिकन ताल्लुकात, जिसके साथ सबसे ज़्यादा, चट्टा साहब मैं नाम नहीं ले सकता, ना मेरी जुर्रत है, ना ही किसी की भी जुर्रत है इस वक्त, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका के ताल्लुकात किसके साथ, वो तो जो ताल्लुकात हैं जो कुछ तो बस वही देखें, हमारी जितनी इकोनॉमी है वो उसकी महार भी उसी ताल्लुकात, उसी इख्तियारात के हाथ में है। तो आप समझते हैं इसलिए रूसी तेल आ भी जाएगा तो सस्ता नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। हम अगर उसको, अगर हम इस चीज़ को हम जानबूझकर हम एक ऐसी है जैसे कालाबाग डैम के बारे में कहा गया था कि काला नाग है ये कालाबाग डैम का, हमें 3600 मेगावाट बिजली मिलनी थी, हमें उसके 2 रुपये फी, आज के हिसाब से 2 रुपये की खूबसूरत जगह है। मैंने विजिटेड इट मेनी टाइम्स। अल्लाह की तरफ से नेचुरली बना हुआ एक डैम है, यानी सबसे सस्ता और सबसे कम वक्त के अंदर बनने वाला डैम कालाबाग डैम है, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं किया जा सका। लास्ट मिनट में हाफिज़ वेलकम टू यू नाउ। इमरान खान साहब के आज नुमाइंदे पेश हुए हैं GIT के सामने, क्या GIT के सामने इस तरह नुमाइंदे पेश हो सकते हैं जिस तरह आज इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए? बहुत शुक्रिया बिलाल से। पहली बात तो ये है कि कानून के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि जनाब उनके बिहाफ के ऊपर क्रिमिनल केसेस के अंदर पेश हो सके। अलबत्ता
हाई कोर्ट सिंध की एक जजमेंट आई थी 2011 के अंदर। ठीक है। उस जजमेंट का अगर मुझे कहेंगे तो मैं रेफरेंस भी दे दूंगा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पावर ऑफ अटार्नी दिया था, उस पावर ऑफ अटार्नी के बिहाफ के ऊपर केस को परसू किया गया था कोर्ट के अंदर। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि एवरी क्रिमिनल केस इज टू बी टॉट ऑन इट्स ओन फैक्ट्स। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि हर क्रिमिनल केस को उसके अपने एतबार से देखा जाएगा। ठीक है। अब इमरान खान साहब की देखें तो बीइंग अ ह्यूमन पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह पे जाके पेश हो सके। तो इस तनाजर में अगर देखा जाए तो मुमकिन है कि कोई हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा व्यू आ जाए, लेकिन फिल वक्त नहीं है। एक पॉइंट है जिसकी बाबत मैंने आपको आगाह कर दिया, आज पेश हुए हैं हाई कोर्ट में थे खान साहब पहले दोपहर के वक्त तकरीबन 2 बजे के करीब, उसके बाद फिर उधर उन्होंने भेजा JIT के अंदर वो जाके स्टेटमेंट उनके बिहाफ के ऊपर दें। बहरहाल देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या कोई फाइंडिंग आई है, कोई क्लियर कट नहीं है। इसके ऊपर क्या फाइंडिंग है तो वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर SN महमूद साहब और बहुत शुक्रिया हाफिज़ इसरार उल हक साहब आपका वक्त देने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ पॉजिटिव बातें ये आ रही हैं कि शायद सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और असद उमर साहब ने इशारा दिया है कि वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि शायद अब बहुत से लोग PTI के जो है वो वापस जा रहे हैं। और असद उमर साहब ने कहा कि मैंने पहले भी छोड़ी नहीं थी पार्टी, मैंने सिर्फ अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया था, पार्टी नहीं छोड़ी थी। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कुछ ऐसी बात की। आई थिंक PTI के लिए इमरान खान साहब के साथ अब कुछ लोग वापस ज्वाइन करने को तैयार हैं, कुछ लोग रेडी हैं इस चीज़ को दोबारा से टेकअप करने के लिए। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।